आज देश में फ्लाइट से सफर करने वाले पैसेंजर्स में जबरदस्त तेजी आई है। 2021 में हवाई जहाज से सफर करने वालों की संख्या में 47% की बढ़ोतरी हुई और जनवरी से दिसंबर 2022 में सभी एयरलाइंस के नंबर ऑफ पैसेंजर्स में बढ़ोतरी हुई है। ये संख्या 123 मिलियन तक पहुंच गई, जबकि ये आंकड़ा 2021 में 83 मिलियन था। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ये बता क्यों रहे हैं। इस पूरी कहानी को आपको सुनाने का मकसद था ये बताना कि आज इंडिया में एविएशन सेक्टर बूम कर गया है, क्योंकि एविएशन सेक्टर में कई एयरलाइंस उतर आई हैं और यहीं उसके बीच के कंपटीशन से फायदा हुआ है आम आदमी को और आज हवाई सफर काफी सस्ता हुआ है। आज की इस वीडियो में हम आपको इंडिया के एविएशन सेक्टर के 3 मेजर और टॉप एयरलाइंस के बारे में बात करेंगे, जिसके बाद आप ये डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन सी एयरलाइन बेस्ट है। आज की वीडियो में हम आपको एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट की पूरी स्टोरी जानेंगे। पहले बात करते हैं एयर इंडिया की। साल 1932 में कराची से मुंबई के लिए एक एयरक्राफ्ट उड़ता है। एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले पायलट का नाम था JRD टाटा। इस एयरक्राफ्ट में टाटा के अलावा और कोई शख्स नहीं था। इसमें सिर्फ 25 किलो चिट्ठियां रखी हुई थी और अपने शानदार एक्सपीरियंस के हवाले से एयरक्राफ्ट उड़ते हुए टाटा कराची से मुंबई कुछ ही घंटों में पहुंच जाते हैं। जो कराची की चिट्ठियां पहले कई दिनों में मुंबई पहुंचा करती थी, वो चंद घंटों में ही मुंबई तक पहुंच जाती हैं। अब हमने ये कहानी क्यों सुनाई, तो बता दें कि वो कोई आम उड़ान नहीं थी, बल्कि किसी भारतीय ने पहली बार गुलाम भारत की सरजमी पर किसी हवाई जहाज को उड़ाया था। इस छोटी सी ही सही लेकिन ऐतिहासिक उड़ान को मुमकिन बनाने में JRD टाटा ने जितना काम किया था, उसी ने आगे चलकर भारत में हम सब के लिए सिविल एविएशन का रास्ता खोला और आज उसी मेहनत की बदौलत हम और आप बड़ी आसानी से फ्लाइट का सफर कर पा रहे हैं। दरअसल उस वक्त टाटा की उड़ान ने साफ कर दिया था कि भले ही भारत गुलाम है, लेकिन अब आसमान की ऊंचाई में है, कोई भी उड़ सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि JRD टाटा ने ब्रिटिश सरकार से लंबी चली अपनी बातचीत और नई डील के बाद भारत में सिविल एविएशन को मंजूरी दिलवाई थी। क्योंकि पहले जब ब्रिटिश सरकार इस प्रोजेक्ट में अपने पैसे लगाने को राजी नहीं हो रही थी, तो टाटा ने उनके सामने ये प्रपोजल रखा कि उसे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रिटिश सरकार टाटा को सिर्फ भारत में प्लेन उड़ाने की परमिशन और एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करवा दे। अब ब्रिटिश सरकार भी लगातार टाटा को मना कर करके थक गई थी और उसे जब पता चला कि नई डील में उन्हें पैसे नहीं देने, तो उन्होंने परमिशन दे दी। इसी परमिशन का नतीजा थी वो उड़ान जो JRD टाटा ने पूरी की थी, क्योंकि उस समय JRD टाटा के पास ही देश में एयरक्राफ्ट चला पाने का लाइसेंस था। इसके बाद ही एयर इंडिया की नींव भारत में पड़ी। लेकिन आजादी के बाद का समय बदला और भारत बहुत ही तेजी से बदलने लगा। अब इसी दौर में आया साल 1950, जिसमें नेहरू ने देश की बिखरी हुई बहुत सी इंडस्ट्रीज को अपने कांग्रेस सोशलिज्म के तहत नेशनलाइज करने का आदेश दे दिया और इस नेशनलाइजेशन में टाटा को भी नहीं बख्शा गया, जिसके बाद सरकार ने टाटा का पहला 49% शेयर खरीदा और बाद में उन्होंने पूरी एयर इंडिया को पब्लिक सेक्टर यूनिट बना दिया, जिसका मतलब ये था कि अब से एयर इंडिया में फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट का ही होगा और एयर इंडिया को वो मानना ही पड़ेगा। नेहरू के इस कानून से JRD टाटा बहुत खफा हुए, इसलिए भी क्योंकि नेहरू उनके बहुत अच्छे मित्र थे। इसी कारण उन्हें लगा कि नेहरू ने उन्हें धोखा दिया है। लेकिन अफसोस ये रहा कि एयर इंडिया का ये शानदार परफॉर्मेंस आगे आने वाले सालों में नहीं चल सकी और यही कंपनी जो आजादी के बाद भारत की इकोनॉमी को सपोर्ट दे रही थी, वो भारत की इकोनॉमी पर एक बोझ बन गई और इतना बड़ा बोझ बनी कि इसे चलाने के लिए सरकार को अपने पास से पैसे लगाने पड़ गए थे। अब सिचुएशन ये हो गई कि एक वक्त में जिस एयरलाइंस को अपने कंट्रोल में लेने के लिए भारत सरकार ने नया कानून बना दिया था, उसी एयर इंडिया को सरकार ने सर से बोझ हटाते हुए वापस टाटा को बेच दिया और सरकार ने मार्च 2021 में ये डिसाइड कर लिया था कि अब वो एयर इंडिया को नहीं चला पाएगी। इसीलिए उन्होंने अक्टूबर 2021 को एयर इंडिया को वापस टाटा को ही 18,000 करोड़ रुपए में बेच दिया। खैर, अब वापस से टाटा के पास एयर इंडिया के आ जाने के बाद अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या टाटा वापसी से एयर इंडिया को वही मुकाम दिला पाएगा जिसके लिए उन्होंने पहले ब्रिटिश सरकार और फिर भारत सरकार दोनों से ही संघर्ष किया। लेकिन पूरा देश और टाटा इस बात से बहुत खुश थे कि उन्हें उनकी एयरलाइंस वापस मिल गई और इस कड़ी में इंडिया को नया मुकाम देने के लिए टाटा ने अब विस्तारा को मर्ज करने का फैसला किया। एयर इंडिया और विस्तारा के पास फिलहाल कुल 218 वाइड बॉडी और नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट हैं, जो 38 अंतर्राष्ट्रीय और 52 घरेलू डेस्टिनेशन में सर्विस देते हैं। इस मर्जर के बाद ये दायरा और बढ़ने की मदद मिलेगी। इस विलय के बाद एयर इंडिया भारत का लीडिंग एयरलाइन ग्रुप बन जाएगा। इस प्रोसेस के तहत सिंगापुर एयरलाइन ने लेन देन के हिस्से के रूप में एयर इंडिया में 20,585 मिलियन रुपए का इन्वेस्ट किया है। इसके जरिए SIA को एयर इंडिया ग्रुप में 25.1% हिस्सेदारी मिल जाएगी। PTI के मुताबिक दोनों एयरलाइंस का लक्ष्य मार्च 2024 तक विलय को पूरा करना है। इसे रेगुलेटरी अप्रूवल मिलना बाकी है। एयर इंडिया की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये अभी भी 5 स्टार होटल ताज से ही खाना मंगाती है।
प्लेन में खाना देने के लिए ये ताज की केटरिंग सर्विस ताज सेट से इसे ऑर्डर करती है। अब जबकि सभी विमान कंपनियां केवल पानी फ्री में देती हैं, एयर इंडिया अभी भी खाना और नाश्ता फ्री में देती है। इंडिगो। भारत में 50% लोग इंडिगो के हवाई जहाज में सफर करते हैं, यानी हर दूसरा पैसेंजर इंडिगो में यात्रा कर रहा है। लेकिन साल 2005 तक जिस कंपनी को कोई भी नहीं जानता था, उस कंपनी ने किंगफिशर, एयर इंडिया जैसे बड़े दिग्गजों को पिछाड़कर भारतीय विमान इंडस्ट्री में कैसे पहचान बनाई, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। ये कहानी है उधार के पैसों से शुरू की गई इंडिगो एयरलाइन की, जो आज करोड़ों रुपए की कंपनी है और भारत की टॉप एयरलाइन है। तो चलिए जानते हैं इंडिगो एयरलाइन की सफलता की कहानी। तो सबसे पहले जो सवाल लोगों के दिमाग में आता है वो यही है कि इंडिगो किसकी कंपनी है, इंडिगो का मालिक कौन है, क्या इंडिगो एक भारतीय कंपनी है। तो आपको बता दें कि इंडिगो को शुरू करने वाले दो लोग थे, राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल। राहुल भाटिया भारत में ही दिल्ली के रहने वाले हैं और राकेश गंगवाल एक अमेरिकी नागरिक हैं जो एविएशन इंडस्ट्री में कई सालों से हैं। इन दोनों ने ही अपने प्रयासों से इंडिगो एयरलाइन को भारत में शुरू किया। इनका सपना था कि भारत में सस्ती और छोटे रूट पर चलने वाली एयरलाइंस दी जाएं, जिससे लोग एयरलाइन का उपयोग अपने सफर के लिए करें। आज कंपनी के दो मेन फाउंडर हैं, जिसमें राहुल भाटिया, जिनके पास कंपनी के 38% शेयर हैं, वहीं दूसरे राकेश गंगवाल हैं, जिनके पास कंपनी के 37% शेयर हैं। बाकी के शेयर इन्होंने कंपनी के लिए फंड इकट्ठा किए हैं। राहुल भाटिया भारत में ही दिल्ली के रहने वाले हैं। इनकी पढ़ाई कनाडा में हुई थी और ये फिर भारत आ गए। इनके पिता कपिल भाटिया का ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस था। राहुल भाटिया अपने पिता के बिजनेस में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन दूसरे बिजनेस करने का खूब ट्राई किया, लेकिन मामला नहीं जमा। इसी बीच राहुल के पिता कपिल भाटिया बीमार पड़ गए और पिता के बिजनेस को संभालने की जिम्मेदारी राहुल पर आ गई। राहुल भाटिया ने अपने पिता के बिजनेस, जिसका नाम दिल्ली एक्सप्रेस था, उसे अपने हाथ में लिया। राहुल ने कंपनी का नाम इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस रखा और एयरलाइंस टिकट की फ्रेंचाइजी ले ली। लंबे समय तक राहुल ने इसी सेक्टर में काम किया। वहीं दूसरी ओर राकेश गंगवाल, जो राहुल के अमेरिकी मित्र थे, वे उनसे संपर्क में रहते थे। राकेश कई बड़ी एयरवेज कंपनीज में काम कर चुके थे और उन्हें इस सेक्टर का काफी अच्छा नॉलेज था। वे बिजनेस की बात करते तो उसमें एविएशन इंडस्ट्री का जिक्र होता ही रहता था। उन दिनों भारत में किंगफिशर, जेट और स्पाइस जेट जैसी प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी काफी पैसा कमा रही थी और पॉपुलर हो रही थी, जिसके चलते राहुल ने राकेश के सामने एक प्राइवेट एयरलाइन को शुरू करने का प्रस्ताव रखा। राकेश एविएशन इंडस्ट्री को अंदर से जानते थे और ये भी अच्छी तरह जानते थे कि जो प्राइवेट एयरलाइंस आज चमक रही हैं, वे अंदर से काफी नुकसान झेल रही हैं। एविएशन इंडस्ट्री में काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छी तरह सोच विचार करने के बाद राकेश ने पार्टनरशिप के लिए हामी भर दी और इस तरह साल 2004 में इंटरग्लोब एविएशन की शुरुआत होती है और इन्हें एयरलाइन शुरू करने का लाइसेंस भी मिल गया। इस कंपनी ने अपने लिए सबसे शुरू में उधारी पर विमान खरीदे थे, लेकिन विमान खरीदकर ये कंपनी काफी सुर्खियों में आ गई थी, जिसके चलते काफी सारे लोग इंडिगो को जानने लगे थे। असल में कंपनी को अपनी सर्विस शुरू करने के लिए लाइसेंस साल 2004 में मिल गया था, लेकिन इसने अपनी सेवाएं शुरू नहीं की थी। साल 2006 तक भी ये कंपनी अपनी सर्विस शुरू नहीं कर पाए थे, क्योंकि इनके पास प्लेन्स नहीं थे। उस समय मार्केट काफी बुरे दौर से गुजर रहा था। प्लेन्स के फ्यूल की कीमत आसमान छू रही थी, जिस कारण किंगफिशर जैसी कंपनियां परेशानी का सामना कर रही थी। इसी दौरान एक बड़ी खबर आई कि इंडिगो ने 100 प्लेन्स खरीदे हैं। ये प्लेन्स इंडिगो ने पेरिस एयर शो के दौरान एयरबस नाम की कंपनी से खरीदे थे। इंडिगो के पास उस समय सिर्फ 100 करोड़ रुपए थे। एयरबस ने राकेश गंगवाल के साथ पहचान होने के कारण उधारी पर 100 प्लेन्स दिए और कंपनी चल पड़ी। 4 अगस्त 2006 से कंपनी ने अपनी उड़ान शुरू करी, लेकिन साल 2011 में कंपनी ने एक बार फिर लोगों को हैरान कर दिया। इंडिगो ने एयरबस को 180 विमान का ऑर्डर दिया, जिसके बाद कंपनी ने इंटरनेशनल फ्लाइट को भी शुरू किया। इंडिगो जिस समय भारत में लॉन्च हुई, वो समय एविएशन इंडस्ट्री के लिए काफी मुश्किल का दौर था। ऐसे दौर में भी इंडिगो ने अच्छी कमाई की और सफलता हासिल की। इस सक्सेस के पीछे का कारण जानते हैं। इंडिगो जब लॉन्च हुई तब ज्यादातर एयरलाइंस अमीर कस्टमर पर फोकस कर रही थी। वे उन्हें महंगे टिकट पर अच्छी सर्विस देना चाहती थी, जिसके कारण हर व्यक्ति फ्लाइट के टिकट को नहीं खरीद पाता था और न उनमें सफर कर पाता था। वहीं दूसरी ओर इंडिगो ने अपना कस्टमर बेस उन लोगों को बनाया जो सस्ते में हवाई यात्रा करना चाहते हैं। इंडिगो ने अपने टिकट के दाम कम रखे और अपना कस्टमर बेस बढ़ाया, जिससे इंडिगो के ज्यादा से ज्यादा टिकट बिके और उसे नुकसान ना के बराबर हुआ। इंडिगो की सफलता का तीसरा और प्रमुख कारण ये है कि इंडिगो ने शुरुआत में अपनी सेवाओं को भारत के अंदर दिया। उसने इंटरनेशनल फ्लाइट पर अपना फोकस शुरू में कम रखा। इंटरनेशनल फ्लाइट का खर्च काफी ज्यादा है
और ये काफी महंगी भी होती हैं। और इंडिगो को एकदम से इतने कस्टमर मिलना भी काफी मुश्किल हो जाता, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री में पहले से ही दिग्गज विमान कंपनियां अपने पैर जमा चुकी थी। ऐसे में इंडिगो ने भारत के मेन शहरों को हवाई रूट से जोड़ने का काम किया और कम कीमत पर लोगों को हवाई यात्रा दी। अब इंडिगो ने अपना बिजनेस तो पूरा किया ही, साथ ही जो लोग कभी हवाई जहाज में यात्रा करने का सपना देखते थे, इंडिगो ने उसे पूरा किया। इसी वजह से इंडिगो का कस्टमर बेस बहुत तेजी से बढ़ा। इंडिगो सिर्फ एक छोटी मोटी कंपनी बनकर नहीं रही। इंडिगो को आगे बढ़ाने के लिए राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल इन्वेस्टमेंट लेकर आए, जिससे कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ी और कंपनी को शेयर मार्केट में जाने का मौका मिला। जब कंपनी का IPO आया तो कंपनी को और भी ज्यादा फायदा हुआ और कंपनी के पास आगे बढ़ने के लिए बहुत सारा पैसा आया, जिससे कंपनी ने इंटरनेशनल सेक्टर पर भी फोकस किया। किफायती एयरलाइन इंडिगो ने कहा है कि वो ऐसी पहली घरेलू एयरलाइन बन गई है जिसके बेड़े में 200 विमान है। आज इंडिगो इंडिया की बड़ी एयरलाइन बनकर सामने आई है। साल 2022 में इसका रेवेन्यू 14,932.97 करोड़ था। अब बात करते हैं स्पाइस जेट की। तो हवाई जहाज से यात्रा करने वाले यात्री स्पाइस जेट के बारे में तो जरूर जानते होंगे, क्योंकि ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस है। स्पाइस जेट आज रोजाना 630 उड़ान भरती है, जिसमें से अधिकतर भारत में ही होती हैं। घरेलू उड़ानों में स्पाइस जेट ने काफी बड़ा मार्केट कैप्चर किया हुआ है। लेकिन स्पाइस जेट कैसे शुरू हुई, इस बारे में काफी कम लोग जानते हैं। स्पाइस जेट पर आपने सोनू सूद का फोटो तो जरूर देखा होगा, लेकिन स्पाइस जेट के मालिक के बारे में हम आपको बताएंगे। स्पाइस जेट शुरू हुआ था साल 1984 में। इस साल भारतीय बिजनेसमैन SK मोदी ने भारत के प्राइवेट एयर टैक्सी की शुरुआत की। साल 1993 में इसका नाम MG एक्सप्रेस रखा। इसके बाद इन्होंने जर्मन कंपनी लुफ्थांसा से हाथ मिलाया और टेक्निक साझा की। इन दोनों के मिलने के बाद कंपनी का नाम मोदी लुफ्ट रखा गया। उस समय ये कंपनी पैसेंजर्स को लेकर जाती थी और कार्गो सर्विस भी देती थी। मोदी लुफ्ट अपनी जगह चल रही थी, लेकिन साल 2004 में अजय सिंह ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया और इसे स्पाइस जेट नाम दिया। जिस समय स्पाइस जेट शुरू हुई उस समय भारत के एविएशन सेक्टर में कई प्राइवेट कंपनियां अपने पैर पसार चुकी थी और बेहतरीन सेवाएं दे रही थी। इन सब के बावजूद हवाई जहाज में बैठना एक आम व्यक्ति की पहुंच से बाहर था, क्योंकि इसके टिकट काफी महंगे होते थे। इसलिए अजय सिंह ने स्पाइस जेट के टिकट को कम कीमत पर रखा और वे एयरलाइन में लो कॉस्ट मॉडल लेकर आए। सबसे शुरू में अजय सिंह ने साल 2005 में 2 बोइंग 737 और 800 एयरक्राफ्ट को लीज पर लिया और साथ ही 10 और एयरक्राफ्ट लेने का ऑर्डर भी दिया। 18 मई 2005 को स्पाइस जेट ने पहली उड़ान दिल्ली से मुंबई के बीच भरी। इसके बाद धीरे धीरे स्पाइस जेट का बिजनेस चलने लगा और कंपनी आगे बढ़ने लगी। जुलाई 2008 तक स्पाइस जेट बाजार हिस्सेदारी में तीसरी सबसे कम लागत वाली कंपनी थी। इसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट साल 2010 में आया। इस वर्ष सन ग्रुप के जरिए कालानिधि मरन ने 37.7% हिस्सेदारी खरीद ली, जिससे स्पाइस जेट के पास नए एयरक्राफ्ट खरीदने का पैसा आ गया। इसके बाद स्पाइस जेट ने 30 और एयरक्राफ्ट खरीदने का ऑर्डर दे दिया। स्पाइस जेट की USP लो कॉस्ट मॉडल थी, लेकिन इसके चलते स्पाइस जेट को नुकसान का भी सामना करना पड़ा। साल 2012 में जब क्रूड ऑयल के दामों में दुनिया भर में बढ़ोतरी हुई तो इससे कंपनी को 39 करोड़ का नुकसान हुआ। इसके अलावा DGCA की ओर से भी स्पाइस जेट पर डेटा रिकॉर्ड मेंटेन न करने के आरोप लगाए गए। इसके चलते शेयर मार्केट में भी इनके शेयर के दाम गिर गए। इस नुकसान के दौर में कालानिधि मरन ने कंपनी में अपना स्टेक बढ़ाया और 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। इस इन्वेस्टमेंट की वजह से कंपनी उसी साल फायदे में आ गई। बड़ी कंपनियों में आप सब जानते हैं कि कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं होता है, फिर भी जिस व्यक्ति के पास कंपनी के ज्यादा हिस्सेदारी रहती है वही मालिक होता है और कंपनी में क्या करना है ये उसके फैसले पर ही किया जाता है। स्पाइस जेट को शुरू करने वाले और उसका कामकाज संभालने वाले व्यक्ति अजय सिंह है। साल 2004 से लेकर आज तक अजय सिंह स्पाइस जेट को संभाल रहे हैं और इसे आगे ले जाने की ओर प्रयासरत है। अजय सिंह का जन्म 29 दिसंबर 1965 को दिल्ली में हुआ था। उनकी स्कूलिंग दिल्ली के ही सेंट कोलंबस स्कूल में हुई थी। स्कूल के दिनों में उनकी दिलचस्पी स्पोर्ट्स में थी। वे अपने स्कूल में क्रिकेट और हॉकी टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। ग्रेजुएशन के लिए अजय सिंह IIT दिल्ली गए, जहां से उन्होंने इंजीनियरिंग सीखी। इसके बाद MBA के लिए अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी चले गए। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से अजय सिंह ने LLB भी की। अजय सिंह का सपना था कि हवाई जहाज के टिकट के दाम कम हो और हर व्यक्ति इसमें सफर कर सके। इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने मोदी लुफ्ट का अधिग्रहण किया और उसे स्पाइस जेट नाम देकर एक एयरलाइन कंपनी के रूप में शुरू किया। इसके बाद से अजय सिंह कंपनी को संभाल रहे हैं और आगे ले जा रहे हैं। अजय सिंह ने भारत के कई क्षेत्रों में बड़ा योगदान दिया है, लेकिन स्पाइस जेट का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इस कंपनी की वजह से आज आम आदमी हवाई जहाज में घूम पाया है। एक गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार का सपना
अजय सिंह ने अपनी कंपनी की मदद से पूरा किया है। स्पाइस जेट ऐसी कंपनी है जो समय समय पर अपने प्लान पर प्रेरणा देने वाले विज्ञापन देता है। जैसे लॉकडाउन में सोनू सूद के किए गए कार्यों की सराहना के लिए उन्हें प्लेन पर विज्ञापन देकर सैल्यूट किया गया था। इसी तरह रजनीकांत की फिल्म दरबार का प्रमोशन भी इन्होंने प्लेन पर किया था, एयर इंडिया और इंडिगो को टक्कर देते हुए। इसकी 2022 में रेवेन्यू 1.06 बिलियन डॉलर थी। अब आप समझ गए होंगे कि इन तीनों की एयरलाइंस में इंडिया के एविएशन सेक्टर में कितना बड़ा योगदान दिया है। अब जैसा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमान मार्केट है और इसी मांग में बढ़ोतरी देखते हुए आने वाले 10 वर्षों में हवाई यात्रियों की संख्या 2 गुनी से अधिक होने की उम्मीद है। दोस्तों, अब आप कौन से एयरलाइन में सफर करना चाहते हैं, ये आपका कॉल है। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।